हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अरुण बायो क्लासेस। देखिए, आज हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर दें। जो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिए जा रहे हैं वो नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। उन नोट्सों को आप कॉपी कीजिए, उन्हें याद कीजिए। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम आपको इतना डिटेल नहीं दे पाते हैं और जितना हम ऑफलाइन क्लासेस में दे सकते हैं। तो इसमें टाइम लिमिट होती है, इसलिए आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं उन नोट्स को अच्छे से कॉपी कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनको पढ़िए। ना समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के जरिए यूट्यूब कमेंट्स करके हमें वापस इसका जो भी आपके सवाल है वो हमें बताइए, ताकि हम उनका समाधान कर सकें, सॉल्यूशन कर सकें। तो सबसे पहली बात यही है कि जो भी नोट्स के अंदर आपको दिया जा रहा है, डायग्राम बनाइए। कुछ समझने की बात उसको अच्छे से समझिए, और जो बोर्ड पे बनाया जाता है, बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है, उसका आप आखिरी में या जब भी आपको ऐसा लगे कि बोर्ड अब बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने कोई नहीं आ रहा है, बोर्ड के सामने नहीं आ रहा है, तो आप उस समय उनका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रख सकते हो, उसको भी अध्ययन कर सकते हो। इसको ध्यान रखिए। तो अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अपन ने इससे पहले हमने शुरू किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, जिसके अंतर्गत अपन ने मानव पाचन तंत्र की जो अंग है, पाचन क्रिया के अंदर काम आने वाले जो अंग हैं, उन अंगों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि मुख है, माउथ, उसके बाद में बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका, फिर ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रशिका, ओइसोफेगस और स्टमच, उसके बाद में आंत्र के दो भाग थे, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। हमने छोटी आंत्र तक का अध्ययन कर लिया था। अब बड़ी आंत्र का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। उसके बाद में आहार नाल का जो दूसरा भाग है, सहायक पाचक ग्रंथियां, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बड़ी आंत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, अर्थात 1.5 मीटर के करीब होती है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो कि छोटी आंत्र, जिस भाग में छोटी आंत्र बड़ी आंत्र इस भाग में आकर खुलती है, वो भाग होता है उंडुक या सीकम। उसके बाद दूसरा भाग होता है इसका कोलन या बृहदांत्र, और तीसरा भाग जो है वो होता है इसका मलाशय या रेक्टम। सीकम या उंडुक जो भाग हम पहला भाग पढ़ते हैं, सीकम या उंडुक, ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत्र का पिछला सिरा बड़ी आंत्र में खुलने से पहले, छोटी आंत्र का पिछला सिरा जब बड़ी आंत्र के अंदर खुलता है, उससे पहले एक गोल थैले समान रचना का निर्माण करता है। छोटी आंत का पिछला सिरा अर्थात छोटी आंत का अंतिम सिरा बड़ी आंत में खुलने से पहले एक गोल थैले समान रचना का निर्माण करता है। इस रचना को वर्तुल गोणिका या सैकुलस रोटंडस कहते हैं। वर्तुल गोणिका सैकुलस रोटंडस कहते हैं। सैकुलस रोटंडस के संगम स्थल पर एक मोटी नली निकलती है। सैकुलस रोटंडस या वर्तुल गोणिका के संगम स्थल पर एक मोटी नली निकलती है, जिसे उंडुक या सीकम कहा जाता है। मानव में इसका कोई कार्य नहीं है। इसके साथ में ही उंडुक में या सीकम के अंदर 1 सेंटीमीटर व्यास के और 8 सेंटीमीटर लंबे प्रवर्ध होते हैं। 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है। कृमि रूपी परिशेषिका, ये जो भाग देखिए, यहाँ पर अपन एक बार ध्यान दीजिएगा। ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पर ये छोटी आंत का पार्ट है, सारा जो रेड कलर से दिखा रखा है छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का भाग उसके बाद में शुरू हो रहा है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये सीकम या उंडुक वाला पार्ट होता है। सीकम या उंडुक, इसी भाग में अंधनाल होता है जो आगे से बंद रहता है, अंधनाल। और इस सीकम या उंडुक से 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। मानव में इसका कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए ये एक अवशेषी अंग माना जाता है। कभी कभी इसके अंदर भोजन के कण चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें पेन या दर्द होता है, तो लोग इसको दवाइयों से या वैसे ऑपरेशन वगैरह से हटवा देते हैं। इसके बाद में जो दूसरा भाग आता है इसका बृहदांत्र। बड़ी आंत्र का दूसरा भाग होता है बृहदांत्र। बृहदांत्र यानी कोलन। इसके अंदर भी, इस कोलन के भी फिर 4 पार्ट है। सबसे पहले आरोही कोलन। देखिए, भोजन छोटी आंत से, ये छोटी आंत है पूरी, इस छोटी आंत से भोजन खाएगा बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत के अंदर भोजन ऊपर की ओर इस प्रकार से जा रहा है, अर्थात भोजन का आरोहण हो रहा है। भोजन ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं आरोही कोलन। ये आरोही कोलन कितना है? 15 सेंटीमीटर का होता है।
लगभग 15 सेंटीमीटर का आरोही कोलन होता है। उसके बाद में आता है भोजन। यहां से जाने के बाद भोजन किस प्रकार से इस दिशा में गति करता है, धीरे धीरे क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन गति करता रहता है। तो इसके अंदर जो अनुप्रस्थ भाग होता है, यानी कि इस प्रकार से भाग है, इसे अनुप्रस्थ कोलन कहा जाता है। और इस अनुप्रस्थ कोलन की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में भोजन जो है आरोही अवरोही अर्थात नीचे की ओर, डिसेंडिंग, नीचे की ओर आता है, नीचे वाले पार्ट्स के अंदर, तो इसे कहते हैं अवरोही कोलन। और ये अवरोही कोलन 25 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद में छोटा सा भाग और होता है जो कि सिग्मोइड कोलन कहलाता है, सिग्मोइड कोलन, और इसका जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार से पूरा जो दूसरा पार्ट है बृहदांत्र का, वो सारे भाग 4 होते हैं, अवरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन और सिग्मोइड कोलन। ये था आंत का, बड़ी आंत का दूसरा भाग। इसके बाद आता है बड़ी आंत का तीसरा पार्ट, ये वाला मलाशय यानी रेक्टम। तो मलाशय, बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है। और यह इस मलाशय के अंतिम भाग पर गुदा पाया जाता है। इस गुदा के द्वारा मल को बाहर त्यागा जाता है। और इस गुदा में 2 अवरोधनी, स्फिनेक्टर अवरोधनी होते हैं। ये अवरोधनी जो है 2 अवरोधनियां होती हैं चारों ओर, गुदा के चारों ओर अवरोधनी। और ये अवरोधनी, आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशी से, वह चिकनी पेशी बनी होती है। और बाह्य अवरोधनी जो है वो रेखित पेशी से बनी होती है। आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशी से और बाह्य अवरोधनी, आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशी से और बाह्य अवरोधनी रेखित पेशी की बनी होती है। ये दोनों ही अवरोधनियां गुदा के मार्ग का खुलने और बंद होने का नियंत्रण करती हैं। ये था अपना मलाशय। उसके बाद में बड़ी आंत की हम ओतकी देखें, जिस प्रकार से हमने पाचन तंत्र के अन्य अंग सभी के, रसिका, ग्रसनी, स्टमच, बड़ी छोटी आंत, इन सभी की हमने ओतकी यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। वैसे हम बड़ी आंत की अगर ओतकी देखें तो उसके बारे में, बड़ी आंत के अंदर भी वही 4 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं। कौन 4 उत्तकीय स्तर? पहला स्तर शिरोसा, दूसरा स्तर पेशी स्तर, तीसरा अधश्लेष्मिका और चौथा श्लेष्मिका स्तर। यही 4 स्तर छोटी बड़ी आंत के भी अनुप्रस्थ काट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो बड़ी आंत के अंदर भी यही 4 स्तर होते हैं। श्लेष्मिका स्तर के द्वारा श्लेष्मा स्रावित की जाती है, श्लेष्मिका स्तर से श्लेष्मिका स्रावित की जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी आंत के अंदर, जो हम छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत में जो अंगुली के समान प्रवर्ध है, अर्थात छोटी आंत की जो बड़ी आंत के छोटी आंत के हम स्तर बनाते हैं, 4 स्तर होते हैं इस प्रकार से। चौथा स्तर होता है वो इस प्रकार से अंगुली के समान प्रवर्ध बनाता हुआ होता है। इस तरह से अंगुली के समान प्रवर्ध बनते हैं। ये बड़ी आंत के अंदर अंगुली के समान प्रवर्ध नहीं होते हैं। बड़ी आंत में अंगुली के समान प्रवर्ध नहीं होते। क्या कहते हैं अंगुली समान प्रवर्धों को? रसांकुर कहते हैं। ये विलाई या रसांकुर बड़ी आंत के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो फिर बड़ी आंत में रसांकुर नहीं मिलते हैं तो भोजन का अवशोषण कैसे होता है? तो बड़ी आंत में जो आंत की आंतरिक भित्ति है उसके अंदर बीच बीच में चूसकांग, हुस्टोरिया पाए जाते हैं, चूसकांग या हुस्टोरिया पाए जाते हैं। इन चूसकांगों के द्वारा बड़ी आंत में अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है। इससे भोजन जो है वो अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा बड़ी आंत के अंदर कुछ सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं जो कि आंत के अंदर रहते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे जीवाणु भी होते हैं। जो अनुदैर्घ्य पेशी स्तर है, बाह्य पेशी स्तर के अंदर, आंत के पेशी स्तर में, उसके अनुदैर्घ्य पेशी स्तर के अंदर टिनी कोलाई के रूप में कुछ पट्टिकाएं, 3 पट्टिकाएं पाई जाती हैं। टिनी कोलाई के रूप में वैसे रहती हैं। और इन्हीं टिनी कोलाई यानी आंत की इन पट्टिकाओं के भीतर की ओर चूसकांग पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अपना आज ये जो पाचन तंत्र के जो भाग थे सभी वो पूरे हुए। बड़ी आंत अंतिम भाग था, उसके बाद में गुदा, मलाशय, उसके बाद गुदा। तो यहाँ पर बड़ी आंत कंप्लीट होती है। आज अपन अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक पे आहार नाल को 2 भागों में बांटा गया था। दूसरा अपना आज टॉपिक है सहायक पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथियां। देखिए भोजन के पाचन में सभी पाचन अंग जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत, जो पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया था, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल का हमने पूरा अध्ययन किया, लेकिन आहार नाल के अंदर बहुत सारे एंजाइम आदि के द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो ये एंजाइम आदि जो है वो ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो सहायक जो ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, पाचक ग्रंथियां हैं, वो कौन कौन सी, हम उनका अध्ययन करेंगे। मानव में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी है लीवर यानी यकृत, लीवर। उस बाद तीसरा है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। इस तरह से तो ये 3 ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय या पैंक्रियाज। इनका हम आज बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं लार ग्रंथियां। मानव में लार ग्रंथियां मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं और 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव के अंदर पाई जाती हैं, इनसे लार स्रावित होती है। पहली जोड़ी जो लार ग्रंथि है वो है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथियां ये एक जोड़ी होती हैं, ये एक जोड़ी पाई जाती हैं और जीभ के नीचे स्थित होती हैं, जीभ के नीचे स्थित होती हैं। तथा ये कहां खुलती हैं? जीभ का पश्च भाग जो जुड़ा होता है, इस जुड़े हुए भाग को नीचे तक जुड़ा होता है, इसे फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं। फ्रेनुलम लिंग्वी के पास में ये नलिकाओं के द्वारा खुलती हैं, अर्थात यहाँ पर लार स्रावित करती हैं। पहली है अधोजिह्वा या सब लिंगुअल ग्लैंड्स, अधोजिह्वा या सब लिंगुअल। तो पहली जोड़ी है अधोजिह्वा ग्रंथियां, अधोजिह्वा ग्रंथियां, अधोजिह्वा सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा है अधोहनु ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां या सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये भी एक जोड़ी होती हैं और कहां होती हैं? ऊपरी और निचले जबड़ों के संधि तल, यानी जबड़े जहां ऊपरी निचले और दोनों जबड़े जुड़े होते हैं, इनका संधि तल अंदर की ओर होता है। इस संधि तल के निकट सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी या अधोहनु ग्रंथियां पाई जाती हैं। अधोहनु ग्रंथियां खुलती कहां है? ये अपने नलिकाओं के द्वारा, अधोहनु ग्रंथियां अपनी नलिकाओं के द्वारा निचले इंसाइजर के अंदर की तरफ, यानी पिछले भाग में, निचले इंसाइजर के पश्च भाग में ये ग्रंथियां खुलती हैं, अर्थात वहां पर ये ग्रंथियों की नलिकाएं लार स्रावित करती हैं। तीसरी जो ग्रंथि है वो है कर्ण पूर्व ग्रंथियां, कर्ण पूर्व ग्रंथियां, कर्ण पूर्व ग्रंथियां या पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स। ये देखिए प्रत्येक कर्ण के कर्ण पल्लव के नीचे, अंदर की तरफ कर्ण पल्लव के नीचे ये ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये ग्रंथियां भी अपने नलिकाओं के द्वारा ऊपरी इंसाइजर के पश्च भाग में, ऊपरी इंसाइजर के पश्च भाग में खुलती है, जिनके द्वारा लार ऊपरी इंसाइजर के पास में स्रावित की जाती है। इस प्रकार से मानव के अंदर ये 3 ग्रंथियां लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अधोजिह्वा ग्रंथियां यानी कि सब लिंगुअल ग्लैंड्स, अधोहनु ग्रंथियां सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, उस बाद में कर्ण पूर्व ग्रंथियां या पैरोटिड ग्लैंड्स। इस प्रकार से मुख के अंदर लार स्रावित करने का काम ये ग्रंथियां करती हैं। इन सभी ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार मुख गुहिका में आती है। लार जो है हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय, देखिए हल्का क्षारीय का ये, हल्का अम्लीय का ये, इस प्रकार का इसका होता है पीएच, क्योंकि पीएच जो है इसकी 6.2 से 7.6 होती है, 6.2 से 7.6 तक इसकी पीएच होती है लार की, इसलिए हल्का अम्लीय हल्का क्षारीय लार होती है, इसकी प्रकृति होती है।
इसमें लार के अंदर जल होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन आपके एंजाइम है, महत्वपूर्ण एंजाइम है, या इसको अल्फा एमिलेज भी कहते हैं, अल्फा एमाइलेज या अल्फा एमिलेज कहते हैं, जो कि स्टार्च का पाचन का महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसके अलावा इसके अंदर लाइसोजाइम, स्लेस्मा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि के आयन भी उपस्थित होते हैं। तो सभी चीजें मिलती हैं। लार के अंदर जल मिलता है, टाइलिन अल्फा एमाइलेज मिलता है, लाइसोजाइम होता है, स्लेस्मा होती है, सोडियम क्लोराइड होते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। ये सभी इनका अलग अलग कार्य होता है। एमाइलेज और एंजाइम टाइलेज एंजाइम है, वो एक पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को पचाता है, और लाइसोजाइम जो है वो जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये था अपना लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि 3 प्रकार की है। आपको देखिए जो भी डायग्राम है, जो भी चित्र है, आपको नोट्स के अंदर साथ साथ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप उन चित्रों को वहां से भी देख सकते हो। बाकी आप नोट के अंदर भी स्क्रीनशॉट लेकर के इससे बना सकते हो। तो इसके बाद अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, अगली ग्रंथि स्टार्ट करते हैं। लार ग्रंथि के बारे में अपन ने यहां भी लिख रखा था। अगला है दूसरी ग्रंथि। मानव के अंदर पाचक ग्रंथि में दूसरी ग्रंथि यकृत, लीवर, यकृत या लीवर। देखिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव के अंदर यकृत या लीवर एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है तथा यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यह एक अंग होने के साथ साथ एक ग्रंथि का कार्य भी करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। इसका निर्माण भ्रूण की एंडोड्रम, भ्रूणी अवस्था में एंडोड्रम के द्वारा इसका निर्माण होता है। स्वस्थ मनुष्य में इसका भार, यकृत का स्वस्थ मनुष्य में इसका भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, और ये लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यकृत तनुपट या डायफ्राम के नीचे दाईं ओर पाया जाता है। डायफ्राम के नीचे दाईं ओर पाया जाता है यकृत। जो अमाशय हमारा है, स्टमच है, वो बाईं ओर होता है। तो बाईं ओर से हटकर, क्योंकि यकृत भी अपने आप में काफी बड़ा है, साइज में 1.5 किलोग्राम तक है, तो अलग दिशा के अंदर दाईं ओर डायफ्राम के नीचे बाईं ओर अमाशय होता है और दाईं ओर यकृत होता है। यकृत की संरचना के बारे में अगर हम अपनी बात करें तो देखिए यकृत में 2 प्रमुख पालियां होती हैं। 2 प्रमुख पालियां, एक पाली होती दाईं पाली और एक होती है बाईं पाली। दोनों पालियों के बीच में एक गहरी खांच होती है, दोनों पालियों, जिससे इनके अंदर अलग अलग पिंड बन जाते हैं। दाईं पाली के अंदर 2 पिंड होते हैं, जबकि गहरी खांचों के द्वारा ये पिंड बनते हैं। दाईं पाली के अंदर 2 पिंड होते हैं, जबकि बाईं पाली के अंदर 3 पिंड पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुल 5 पिंड मिलते हैं। इन पिंडों को या इन छोटी छोटी पालियों को कॉडेट और क्वाड्रेट पाली कहते हैं। कोडेट और क्वाड्रेट पाली कहा जाता है। अब बात करें दाईं पाली की निचली सतह पर एक पतली दीवार का, दाईं पाली की निचली सतह पर एक पतली दीवार का छोटे थैलेनुमा हरे रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहा जाता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय में पीत रस आकर के इकट्ठा होता है, पीत रस संचित होता है। पीत का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से अन्य आयन जो होते हैं वो होते हैं। तो इस पीत रस में यानी बाइल जूस के अंदर पीत वर्णक और पीत लवण पाए जाते हैं। यह एक क्षारीय, कसैला, कड़वे स्वाद वाला और क्षारीय पदार्थ होता है। दोनों यकृत पालियों से निकलने वाली, देखिए दोनों यकृत पालियां हैं, उनसे निकलने वाली सामान्य यकृत वाहिनी, सामान्य यकृत वाहिनी
दोनों यकृत पालियों से निकल करके एक मुख्य सामान्य यकृत वाहिनी बनाते हैं। दोनों यकृत पालियों से वाहिनियां निकलती हैं और निकल करके एक सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती हैं। सामान्य यकृत वाहिनी और पित्ताशय की वाहिनी दोनों मिलकर के एक मुख्य पीत वाहिनी बनाती है। कौन कौन सी? सामान्य यकृत वाहिनी कहां से बनी है? दोनों ओर की पालियां जो दाई पाली और बाई पाली है, उन दोनों के वाहिनियां मिलकर के एक अकेली वाहिनी बनाते हैं, सामान्य यकृत वाहिनी है। इसके साथ ही साथ पित्ताशय की जो वाहिनी है, वो पित्ताशय की वाहिनी भी मिल करके पित्ताशय की वाहिनी, ये दोनों मिलकर के एक मुख्य वाहिनी बनाते हैं जिसका नाम है पीत वाहिनी। पीत वाहिनी या वैसे कहें तो सामान्य पीत वाहिनी बनाती है, सामान्य पीत वाहिनी बनती है। इस सामान्य पीत वाहिनी को एक और नाम भी है डक्ट्स कोलोडोकस। डक्ट्स कोलोडोकस, सामान्य पीत वाहिनी को डक्ट्स कोलोडोकस भी कहते हैं। ये सामान्य पीत वाहिनी ग्रहणी में जाकर के खुलती है, जहां पर यह पीत रस को स्रावित करती है। अब यहां पर एक बात है जो आपको पहले जब अपन ने ग्रहणी पढ़ा था तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट बताया था, मैंने, ध्यान दीजिएगा आप फिर से। मनुष्य के अंदर सामान्य पीत वाहिनी मनुष्य की ग्रहणी के समीपस्थ भुजा में खुलती है। सामान्य पीत वाहिनी जो हमारा अमाशय होता है, देखिए हम एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। देखिए ये अमाशय का भाग है। अमाशय का ये वाला भाग जठरागम होता है, फिर फंडस होता है, जठर निर्गम होता है। जठर निर्गम भाग से आगे यू आकार की ग्रहणी होती है। तो ये कह रहा है समीपस्थ भाग, ग्रहणी का समीपस्थ भाग ये होगा जो नजदीक वाला भाग होता है, मासी के नजदीक होता है वहां पर। तो मनुष्य में ग्रहणी के समीपस्थ भाग में आकर के सामान्य पीत वाहिनी खुलती है और इसके खुलने के स्थान पर एक कपाट पाया जाता है। देखिए यहां पर स्थित होता है, यहां पर जो है इस प्रकार से यहां पर होती है पित्ताशय वगैरह और ये जो यकृत है ये होता है। तो इस समीपस्थ भुजाक समीपस्थ भाग के अंदर आकर क्या होती है? सामान्य पीत वाहिनी खुलती है। इस सामान्य पीत वाहिनी के खुलने के स्थान पर एक कपाट होता है, एक स्फिनेक्टर होता है, इसका नाम है ओडाई की अवरोधनी। ये आपको पहले भी बताया गया था, ओडाई की अवरोधनी। ओडाई की अवरोधनी, स्पिनेक्टर ऑफ ओडी। ये स्पिनेक्टर ऑफ ओडी सामान्य पीत वाहिनी के छिद्र को खुलने और बंद होने का नियंत्रण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले भी आपको बताया गया था। ये हुआ लीवर के बारे में। इसके आगे और अब लीवर की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो यकृत का निर्माण अनेक यकृत कोशिकाओं, देखिए पालियां होती हैं, पहले तो यकृत पालियां होती हैं, फिर यकृत कोशिकाएं होती हैं, के द्वारा होता है। यकृत पालियां ही यकृत की क्रियात्मक इकाई होती हैं और यकृत पाली का निर्माण यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये यकृत कोशिकाएं बहुभुजीय होती हैं, अर्थात कई भुजाओं वाली होती है, षटकोणीय, अष्टकोणीय, इस प्रकार की बहुभुजीय संरचना होती है। यकृत भी अपने आप में एक बहुभुजीय आकार का ही होता है, तो बहुभुजीय होती हैं यकृत कोशिकाओं। ये देखिए यकृत कोशिकाएं पिंडक में केंद्रीय सिलिका के चारों ओर, देखिए किस प्रकार से बता दें थोड़ा सा, देखिए इसे बीच का ये भाग है केंद्रीय सिलिका, और इससे इस प्रकार से ये कोशिकाएं लड़ियों या रज्जुओं के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये केंद्रीय सिलिका, उसके बाद में लड़ियों या रज्जुओं के रूप में, और ये रज्जु जो कि बाहर की ओर जा रहे होते हैं उसके अंदर। यकृत की आंतरिक में यकृत की काट देखी जाए तो इस प्रकार से काट होती है यकृत की, इस तरह से, इस प्रकार से। तो ये इसका केंद्रीय रज्जु है, यहाँ से तो बीच वाला भाग ये है, मीडियम भाग ये है, तो यहां से इस प्रकार से इधर को जाएंगे, इधर को भी इस प्रकार से इधर, ऐसे लड़ियां जाती हैं जो अरी रज्जु कहलाते हैं, अरी लड़ियां कहलाती हैं। वो अरी रज्जु के रूप में ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। एक अरी रज्जु ये है, एक ये है, एक ये, इस प्रकार से अरी रज्जु होते हैं। एक अरी रज्जु में कोशिकाओं की दो परत होती है,
एक अरियरज्जु, अरिये रज्जु या अरिये लड़ी में कोशिकाओं की दो पंक्तियां होती हैं। लड़ियों के बीच में अनियमित आकार के सिरापात्र, अनियमित आकार के छोटे छोटे कोटरियां, सिरापात्र, थोड़े से पात्र वेसल्स जो है वो पात्र के रूप में छोटी छोटी संरचनाएं कोटरियां पाई जाती हैं, जिनको यकृत कोटरियां भी कहते हैं। ये सिरापात्र पाए जाते हैं। इन सिरापात्रों में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है कि ध्यान देना यहाँ पर भी एक, इन सिरापात्रों के अंदर ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, यकृत की आंतरिक संरचना के अंदर जो केंद्रीय रज्जु होता है, केंद्रीय भाग जो होता है इसका, जो यकृत केंद्रीय पार्ट होता है, इस केंद्रीय भाग से अरिये रज्जु या अरिये लड़ियों के रूप में यकृत कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं। इन यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में सिरापात्र या यकृत कोटरियां पाई जाती हैं। इन यकृत कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, भक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये भक्षी कोशिकाएं जो कि भक्षण करती हैं। ये भक्षी कोशिकाओं का नाम क्या है? कुफर कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं, कुफर सेल्स, कुफर कोशिकाएं होता है इसका नाम। इन कुफर कोशिकाओं को दूसरा नाम भी है महाभक्षकाणु, मैक्रोफेजेस, महाभक्षकाणु, महाभक्षकाणु। ये करती क्या है? देखिए, यकृत के अंदर जो नष्ट हुई या निष्क्रिय आरबीसी होती है, उस निष्क्रिय या नष्ट हुई आरबीसी को ये महाभक्षकाणु या मैक्रोफेजेस सेल्स खा करके, उन्हें नष्ट करके उनके हीमोग्लोबिन को तोड़ देती हैं। उनके हीमोग्लोबिन के टूटने से ही पीत वर्णक बिलीरुबिन और बिलीविरिडीन का निर्माण होता है। तो पीत वर्णकों के निर्माण के लिए ये कुफर सेल्स हीमोग्लोबिन का निष्क्रिय और मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन का विघटन कर देती हैं, पीत रस के निर्माण में सहायक होती हैं। यकृत पाली, अब देखिए एक बात और है, यकृत पालियों के बाहरी कोनों पर, यकृत पालियों के बाहरी कोनों पर ये है, या संरचना के अंदर देखें इसके अंदर, तो बाहरी कोनों पर, यकृत पालियों के बाहरी कोनों पर 3 महीन नलिकाओं का समूह पाया जाता है। 3 नलिकाओं का समूह होता है प्रत्येक कोनों पर, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी 3 महीन नलिकाओं का समूह होता है। इस महीन नलिकाओं के समूह को निवाहिका त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निवाहिका त्रिक या त्रय भी बोल देते हैं। निवाहिका त्रिक, त्रिक, निवाहिका त्रिक बोलते हैं। ये निवाहिका त्रिक जो है 3 प्रकार की नलिकाओं से मिलकर के बनता है, जिसमें एक है यकृत निवाहिका, यकृत निवाहिका की एक, यकृत निवाहिका शिरा, यकृत निवाहिका शिरा की एक शाखा, यकृत निवाहिका शिरा की एक शाखा। उसके बाद में दूसरी नलिका जो होगी यकृत धमनी की एक शाखा, और तीसरा जो होगा वो होगा पीत वाहिनी की एक शाखा। तो जो निवाहिका त्रिक बनता है, जो कि प्रत्येक कोनों पर स्थित होता है, प्रत्येक पाली के कोनों पर स्थित होता है, वो जो निवाहिका त्रिक है वो 3 प्रकार की नलिकाओं मिलकर के बनता है। पहला है यकृत निवाहिका शिरा की एक शाखा, यकृत धमनी की एक शाखा और पीत वाहिनी की एक शाखा। इनसे मिलकर बनता है निवाहिका त्रिक। ये था अपना यकृत के बारे में। उसके बाद में है यकृत के कार्य। फटाफट अपन थोड़ी जल्दी से यकृत के जो मेन कार्य है उन पर अपन ध्यान देते हैं। एक बार यकृत के कार्य देखिए, यकृत के कार्यों में सबसे पहले है यकृत का कार्य, जो मुख्य कार्य है वो है पीत का निर्माण। पीत का निर्माण करता है यकृत। तो यकृत के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? यकृत में पीत लवण, पीत, यकृत के कार्य पीत जो निर्माण होता है, उस पीत में क्या क्या होता है? पीत में पीत वर्णक, पीत लवण, पीत वर्णक, पीत लवण, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल आदि पदार्थ होते हैं। अब जो पीत लवण है वो कौन कौन से होते हैं? पीत लवणों के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट। पीत लवण के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट,
टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट, ये 3 वर्णक होते हैं, सॉरी लवण होते हैं। पीत वर्णकों के अंदर जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं, बिलीवार्डिन और बिलीरुबिन, ये 2 पीत वर्णक होते हैं। इस प्रकार से इसके अलावा इसके अंदर लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो पीत रस जो है वो वसाओं को तोड़ने में, भोजन के पाचन के समय वसाओं को तोड़ने का कार्य करता है पीत रस। वसाओं के पायशीकरण में, अर्थात वसा को पानी में या पूर्ण रूप से उसके पाचन होने के लिए उसको पानी में घोलने, जल अपघटन करने में सहायक होता है। तो पायशीकरण में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है एवं भोजन की अम्लता को क्षारीयता में बदल देता है। भोजन की अम्लता, अम्ल से भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्योंकि जब भोजन अमाशय से ग्रहणी में आता है, अमाशय सीधे ग्रहणी में आ रहा है, तो अमाशय से ग्रहणी में आता है, तो वहां पर अमाशय में भोजन HCl अम्ल के कारण से अम्लीय होता है और उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने के लिए पीत रस जो है क्षारीय माध्यम तैयार करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। उसके बाद है अगला कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर नियंत्रण। कार्बोहाइड्रेट उपापचय एक अच्छा कार्य है ये भी यकृत का। देखिए, यकृत रुधिर के अंदर, यकृत रुधिर में, हमारे शरीर के रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो शरीर के अंदर अगर रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटीज जैसे कारण हो जाते हैं। तो ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने का कार्य करता है, यकृत ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। अब यहाँ पर कई प्रकार से बनाता है। देखिए, आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज है, आवश्यकता से अधिक अगर यकृत रक्त में ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज को यह क्या कर देता है, देखिए ग्लूकोज को किसे बदल देता है, ग्लाइकोजन बदल देता है, ग्लाइकोजन में। यकृत जो है शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज होता है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन में बदलने की इस क्रिया को, ग्लाइकोजन में बदल करके यकृत संग्रहित कर लेते हैं यकृत कोशिकाओं में। इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। देखिए, यकृत रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और उसे संग्रहित कर लेता है। इस प्रकार से यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल देता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। अब उपरीत देखिए, इसके साथ साथ जब शरीर के अंदर या रक्त के अंदर या यकृत के अंदर ग्लूकोज मात्रा कम हो जाती है, ग्लूकोज मात्रा कम हो जाती है, तो इस ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन को, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है यकृत कोशिकाओं के द्वारा। यकृत कोशिकाओं में, यकृत में, शरीर के अंदर, रक्त में जब ग्लूकोज मात्रा कम होती है तो यह ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में बदलना जो है वो कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रकार से इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण और भी प्रकार से करता है वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल आदि के द्वारा भी ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का निर्माण या ग्लूकोज का संश्लेषण करती हैं। किससे? वसा अम्लों से, एमिनो अम्लों से और ग्लिसरॉल से। इनके द्वारा भी ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इनके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण जो क्या कहलाता है, देखिए, वसा के द्वारा, ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल, वसा, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, इनसे भी ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है। इनसे ग्लूकोज बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 शब्द हैं, तीनों को कंफर्म कर लीजिए अच्छी तरह से। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और वसा, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड्स के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होना ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता है। ये था यकृत का दूसरा कार्य।
इसके अलावा यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण और संचय दोनों करती हैं। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं और संचय करती हैं। साथ ही साथ ये केवल विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय करती है, संश्लेषण नहीं करती। विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय करती हैं। यकृत कोशिकाओं के द्वारा यूरिया का संश्लेषण भी किया जाता है। यूरिया जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उसका निर्माण भी किया जाता है। यहां से यह यूरिया रक्त के द्वारा किडनी में पहुंच जाता है, किडनी से मूत्र के रूप में बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का संश्लेषण भी करती हैं। हिपेरिन, ध्यान दीजिएगा, हिपेरिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करती हैं। हिपेरिन, यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करती हैं, जो कि हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं उन नलिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकती हैं। रक्त का थक्का नहीं जमने देती हैं। हिपेरिन जो प्रोटीन बनती है, पदार्थ बनता है, उसके द्वारा रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त को जमने से रोकती हैं। यकृत कोशिकाओं में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है और यह प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जब चोट लग जाती है उस समय ब्लड को बहने से रोकने के लिए, उसका थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। कौन कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर का थक्का बनने के लिए आवश्यक, चोट लग जाती है उसके बाद में। इसके अलावा यकृत भ्रूणीय अवस्था में, देखिए एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कि यकृत भ्रूणीय अवस्था में रक्त उत्पत्ति का कार्य भी करता है, अर्थात रुधिर निर्माण का कार्य भी करता है। यकृत भ्रूणीय अवस्था में रुधिर निर्माण का कार्य करता है, लेकिन वयस्क अवस्था में इसके विपरीत कार्य करता है। वयस्क अवस्था में क्या करता है? वयस्क अवस्था में यकृत जो है, यकृत की कुफुर कोशिकाएं, यकृत की भक्षी कोशिकाएं, महाभक्षकाणु कोशिकाएं नष्ट और मृत आरबीसी को तोड़ करके उसके हीमोग्लोबिन को तोड़ देती हैं और पीत रस का निर्माण, पीत लवण का निर्माण, पीत वर्णकों का निर्माण करती हैं। ध्यान देने का यहाँ पर एक बार दोबारा इस लास्ट कार्य पर कि भ्रूणीय अवस्था में यकृत रक्त उत्पत्ति का अर्थात रक्त निर्माण का कार्य करता है, लेकिन वयस्क होने पर यकृत की कुफुर कोशिकाओं के द्वारा मृत और निष्क्रिय आरबीसी को नष्ट करके उसके हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है, हीमोग्लोबिन को विखंडित कर देते हैं, जिससे पीत वर्णकों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था यकृत, उसके कार्य और यकृत की संरचना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। यकृत का चित्र जो है, यकृत की सामान्य संरचना जो है बनी हुई है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन आता है तीसरा टॉपिक, तीसरी ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय, पैंक्रियाज। देखिए अग्नाशय यह भी ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच पाया जाता है। ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में पाया जाता है और मानव शरीर की यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अनियमित आकार ग्रंथि होती है, हल्की गुलाबी चपटी ग्रंथि होती है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इस ग्रंथि में दो प्रकार के उत्तकी समूह पाए जाते हैं। दो प्रकार के उत्तकी समूह पाए जाते हैं, वो होता है, एक होता है बहिस्रावी भाग और एक होता है अंतस्रावी भाग। दो प्रकार के भाग होने के कारण से ही इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। इसके अंदर जो दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, उनमें से एक समूह होता है कोशिकाओं का, एक समूह होता है वो होता है एसिनाई। एसिनाई ये सब जो है ये बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है, जो कोशिकाएं अपने स्राव को सीधे ही अपने जो लक्ष्य स्थल है वहां पर छोड़ देती हैं, अर्थात अपनी स्वयं की नलिकाओं के द्वारा, स्वयं की नलिकाओं के द्वारा लक्ष्य उत्तक तक पहुंचा देती, लक्ष्य अंग तक पहुंचा देती हैं, वो बहिस्रावी होती हैं। और जो अपने स्राव को रक्त में छोड़ती हैं, रक्त नलिकाओं में छोड़ती हैं, अंतस्रावी होती हैं। तो एसिनाई जो भाग होता है ये बहिस्रावी कोशिकाओं का भाग होता है, जो कि संयोजी उत्तक के, अग्नाशय के संयोजी उत्तक के बीच बीच में पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा ही अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है। अग्नाशय रस का श्रावण जो किया जाता है वो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय रस के अंदर प्रतिपादक एंजाइम होते हैं, उनका श्रावण। दूसरा समूह होता है वो होता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इंपॉर्टेंट भाग। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये
दूसरा पार्ट है। तो ये कहाँ मिलता है? बहिस्रावी जो भाग होता है, बहिस्रावी कोशिकाओं के जो भाग होते हैं, बहिस्रावी कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच स्थान स्थान पर अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे समूहों को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। ये पीले रंग के होते हैं, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ मिलती हैं? बहिस्रावी कोशिका, बहिस्रावी जो भाग होते हैं उनके बीच में स्थान स्थान पर छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं, जिनको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं पीले रंग की होती हैं और इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका है अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं। ये कहाँ होती हैं? ये द्वीप समूह के बाहरी भाग में अधिक पाई जाती है। लैंगरहैंस का जो द्वीप है उस द्वीप के बाहरी भाग में अधिक पाई जाती है। इनके द्वारा ग्लूकोगोन, ध्यान रखिएगा, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोगोन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है और ये अल्फा कोशिकाएं लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बाहरी भाग में पाई जाती हैं। इनसे ग्लूकोगोन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह ग्लूकोगोन क्या करता है? यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया, देखिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की, इससे पहले हमने बोर्ड पर लिख के रखा था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसको प्रेरित करता है ये हार्मोन ग्लूकागोन। अर्थात जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने को प्रेरित करता है। ठीक है। दूसरी कोशिकाएं हैं बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं, ये बीटा कोशिकाएं लैंगरहैंस दीपिकाओं के मध्य भाग में अधिक संख्या में पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं के द्वारा एक मुख्य हार्मोन इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने को प्रेरित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया को अर्थात ग्लूकोज को ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इस हार्मोन के कारण से अगर इस हार्मोन की कमी आ जाए तो व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो दोनों हार्मोन, अल्फा कोशिकाओं का ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाओं का इंसुलिन, दोनों ही हार्मोन मिलकर के शरीर के अंदर रक्त स्तर को बनाए रखते हैं। तीसरी कोशिकाएं हैं गामा कोशिकाएं या डेल्टा कोशिकाएं। गामा या डेल्टा कोशिकाएं, गामा या डेल्टा कोशिकाएं। इन कोशिकाओं, ये जो कोशिकाएं हैं ये सोमेटोस्टेटिन, अग्नासीगेस्ट्रिन, सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं। सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावण करती हैं। तो इस प्रकार से ये था अपना अग्नाशय। इस प्रकार से आज अपना जो पाचक ग्रंथियां थी यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो 3 प्रकार की हैं, सबसे पहले लार ग्रंथि था, फिर यकृत, उसके बाद में अग्नाशय या पैंक्रियाज, इनका सबका आपने अध्ययन किया। अंत में अग्नाशय था। अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह एसिनाई और लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा कोशिका जिनसे ग्लूकागोन स्रावित होता है हार्मोन, बीटा कोशिका जिनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा या डेल्टा कोशिकाएं जिनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये था आज की अपनी क्लास। अगली क्लास के अंदर अपन पाचन की कार्यकी का अध्ययन करेंगे, अर्थात मानव के अंदर भोजन का पाचन